लगभग लेक्चर नंबर 4 जो पार्ट 2 है फंक्शन का, उसका लास्ट पार्ट को कवर करेंगे इनवर्स फंक्शन। और संडे है आज, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जितने भी लेक्चर्स आया होगा बहुत अच्छे से देखे होंगे। पढ़ते रहिए लगातार, ठीक है। और एक बार फटाफट वो देख लेते हैं कि लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर 3 में क्या पढ़े थे हमने कल। तो अगर मैं कल की बात करूँ तो कल आपको कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ाया गया था। और कॉम्पोजिट फंक्शन में हमने क्या देखा था कि एक से ज़्यादा फंक्शन का कॉम्पोजिशन पॉसिबल होगा। कॉम्पोजिशन होता क्या है, अगर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं तो देख लेते हैं कॉम्पोजिशन क्या होता है। मान लीजिए f कोई भी एक फंक्शन है जो a सेट से लेकर के b पे डिफाइंड है, g कोई भी एक फंक्शन है जो c से लेकर के d पे डिफाइंड है, ठीक है। तो गॉफ एक ऐसा फंक्शन होगा, गॉफ एक ऐसा फंक्शन होगा जो कि कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड होगा, a से लेकर के d पे डिफाइंड होगा। और फॉग भी ऐसा एक फंक्शन होगा जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होगा, d से लेकर के a पे डिफाइंड होगा। ठीक बात है। d से a पे फॉग की अगर बात करूँ तो g पहले आएगा, f बाद में आएगा, तो g का डोमेन हो जाएगा, यानी कि सॉरी c से हो जाएगा, c से b तक हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? और इन दोनों को ही एग्जिस्ट करने के लिए जो कंडीशन था वो क्या था, f का गॉफ को एग्जिस्ट करने का कंडीशन क्या था कि f का जो रेंज होगा, f का रेंज किसका सबसेट होगा, b का सबसेट होगा। कि f का कोडोमेन b है तो या तो उसका इक्वल होगा या तो उससे कम होगा, ठीक है। तो ये जो f का जो रेंज है वो g का डोमेन का क्या होना पड़ेगा, सबसेट, यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन f मस्ट बी सबसेट ऑफ दिस सेट c फॉर द कंपोजिशन ऑफ टू बी डिफाइंड। याद रखिएगा। और अगर मैं फॉग की बात करूं तो फॉग में अपन क्या समझेंगे कि फॉग को डिफाइन होने के लिए g का जो रेंज है, यानी कि d पे जो भी g फंक्शन का रेंज आएगा ना, या तो वो कोडोमेन के इक्वल होगा या तो उससे कम होगा। g का जो भी रेंज मिलेगा इधर वो f का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा, दैट इज सबसेट ऑफ a। क्लियर है? तो इतना सा हो गया कंपोजिशन का कंडीशन जो आपको याद रखना है, ठीक है। g और f ऑफ x मतलब उसका मतलब क्या है कि g ऑफ f ऑफ x है ना, और f ऑफ g ऑफ x जो लेक्चर 3 का पार्ट 2 था उसमें हम अच्छे से कंपोजिशन का डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बातचीत किए थे। और आप देखे थे किस तरीके से 2-3 बॉक्स बना करके अच्छे से इनपुट आउटपुट चेक करके हम फंक्शन का गॉफ और फॉग का कंपोजिशन का जो कंपोजिशन है उसका डोमेन और कोडोमेन पे बात किए थे, ठीक है। दूसरा और भी होता है g और g का कंपोजिशन भी होगा, f और f का भी कंपोजिशन होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो ये सारी कहानी आपको दिया गया था समझने के लिए। अभी अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन, है ना। उसके बाद उसका कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। उसकी प्रॉपर्टीज में क्या था, उसके प्रॉपर्टीज में ये था कि सबसे पहले तो कंपोजिशन जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम नहीं होता है हमेशा कमेंट कर देते हैं, किसी किसी केस में वो हो भी जाता है। दूसरी बात है कि दूसरे प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से भी देखे थे। एक और प्रॉपर्टी था शायद एसोसिएटिव होगा, है ना। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, आपको पता है। तो एक और फंक्शन अगर एच ले लेते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि जो एफ ओ जी ओ एच होगा वही चीज एफ ओ जी ओ एच के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये दोनों कंपोजिशन आपस में इक्वल होगा जो कि एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हिंट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट का इंटरचेंज हुआ और वही क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है ना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर एसोसिएटिव इन नेचर, ठीक है। उस चीज को आज अपन अप्लाई भी करेंगे इनवर्स फंक्शन में, आप देखोगे अच्छे से। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा ये था कि अगर 2 बाइसेक्टिव फंक्शन हमने ले लिया तो उनका जो कंपोजिशन आएगा वो भी क्या होगा, बाइसेक्टिव होगा। यानी कि f और g अगर दोनों के दोनों 1 1 2 है तो f और g और g और f दोनों के दोनों क्या होना है, पक्का बाइसेक्टिव होना है। उस चीज को आपने प्रूव भी किए थे और इंपॉर्टेंट है, मैंने बोल के दिया। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन अगर किसी भी फंक्शन का आप ले लेते हो तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा, उसका भी प्रूफ वगैरह देखे थे, ठीक है। और फिर छोटे मोटे अलग अलग एक थ्योरम करके हमने स्टडी किए थे। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज था जो मैंने आपको बोला था, आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट में गिरता है। वो क्या है कि गॉफ फंक्शन को अगर ऑनटू होना है, पहले बात कर लेते हैं 1 1। गॉफ फंक्शन को अगर 1 1 होना है तो f को 1 1 होना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि g को भी 1 1 होना है,
G11 हो बहुत अच्छी बात है, अगर G11 नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर F11 नहीं होता है तो गॉफ कभी भी 11 नहीं हो सकता, F को 11 होना ही पड़ेगा फॉर गॉफ टू बी 1-to-1 फंक्शन। ठीक है, गॉफ को कंपोजिशन को 1-to-1 होने के लिए अंदर वाले को 1-to-1 होना जरूरी है, समझ में आ रहा है, और कंपोजिशन को ऑन टू होने के लिए बाहर वाले को ऑन टू होना ही पड़ेगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि F जो है वो 1-to होगा या इनटू होगा, F ऑन टू हो इनटू हो काम चलेगा, बट अगर G ने अपना रोल को चेंज कर दिया यानी कि ऑन टू से अगर इनटू बन गया तो काम तमाम हो जाएगा, यानी कि गॉफ कभी भी ऑन टू नहीं बन सकता है, गॉफ ऑन टू बनने के लिए G को ऑन टू बनना ही पड़ेगा। समझ आता है मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो उसके बाद अपन ने ये स्टडी किए थे कि इवन ऑड फंक्शन है ना, जब दोनों के दोनों ऑड हो जाता है तभी जाकर के कंपोजिशन ऑड होगा, अदरवाइज सारे केस में इवन ही होता है। एक नोट भी आपको दिया गया था, काफी सारे थ्योरम्स था, और ये भी बोला गया है कि कंपोजिशन का जो डोमेन है, एक कंपोजिशन का जो डोमेन है वो सबसे अंदर वाले का डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी कि इसका डोमेन एज के डोमेन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, एज का डोमेन जो होगा वही होगा, और इसका रेंज यानी कि कोडोमेन में जो होगा एलिमेंट्स वो F बाहर वाले के कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से हमने कंपोजिट फंक्शन को स्टडी किए थे और उसका काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 1 से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो बार बार आपको बोला जाता है कि आप सर को फोन कीजिए और पूछिए अपना जो भी डाउट आपको पूछना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो और डाउट्स को बचा करके रख रहे हो तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हो और उसमें तो मैं कोई कमेंट से नहीं कर सकता। बट खैर जिनको पूछना है वो पूछ रहे है ना, और जो भी डाउट्स वगैरह आता है साथों साथ क्लियर करते जाइए, है ना। तो अभी हमारा जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फंक्शनल चैप्टर का लास्ट पार्ट है, उस चीज पे अपन चलते हैं, है ना। और उसका नाम है हमारा इनवर्स फंक्शन, ठीक है, उसका नाम है इनवर्स फंक्शन। तो देख लेते हैं फटाफट एक बार। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो जाएगा लेक्चर नंबर 4, ठीक है, फंक्शंस का। काफी मेहनत वाला लेक्चर है यार, एक लेक्चर लगभग आपका 2 आवर का हो रहा है, ठीक है। ईमानदारी से काम करते रहिएगा क्योंकि हम लोग अपनी ईमानदारी से काम निभा रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा कर रहे हैं, अभी आपका करने का बारी है, आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और जिस प्रकार का जितना भी हेल्प चाहिए वो ले लीजिएगा टीचर से। अभी सुनिए ध्यान से, आज का लेक्चर में अपन बात करेंगे इनवर्स फंक्शंस। शीट का अगर बात करूं तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4, ठीक है। ये दोनों तो प्रीवियस ईयर है, आखिरी में करोगे, बट ये दोनों आपको समय में खत्म करना याद रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का ज्यादा क्वेश्चन में क्लास में कराता नहीं, आपको आप भी जानते हो। और एक्सरसाइज 3 में लगभग सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करके देता हूँ, ठीक है। बट इसका मतलब कभी ये नहीं कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 का कोई भी क्वेश्चन छूट जाता, क्लास में कराता नहीं, यानी कि पहले डिफिकल्ट चीज़ पे ध्यान दे करके, बेसिक से लेकर के एडवांस चीज़ तक ध्यान दे करके आपको एक बार ट्राई करने के लिए देता हूँ, ताकि अगर आप कर पाए तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो और बूस्ट हो। समझ में आ रहा है? इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि अपन करा के नहीं देंगे एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन, सभी अपना डाउट भेजते रहिए, सारे सॉल्यूशन आपको पूरा एक्सरसाइज 1 का मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही सारे डाउट्स मेरे तक पहुँच जाएगा तो सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन भी आएगा और पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका एक्सरसाइज 1 का ही सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, बाकी सारे के सारे मैं वीडियो सॉल्यूशन में ही डिस्कस करूंगा और एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस भी वीडियो सॉल्यूशन में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये शीट अपन कंप्लीट करेंगे अपन अगला पार्ट बढ़ेंगे, यानी कि फंक्शन का जो लास्ट पार्ट है पार्ट 3, जिसमें हम 3 से 4 लेक्चर में उस चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। वो क्या है हमारा 3 छोटा पार्ट है, बट आईआईटी मेन और एडवांस के हिस्से में ये काफी काम का चीज है, यानी कि आपका ऑब्जर्वेटिव फंक्शन, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। ज्यादा बात ना करके आज काम का टॉपिक पे ध्यान देते हैं, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। बड़ा काम का टॉपिक है यार। देखो अगर ये चीज आप नहीं समझ में आया तो अगला जो आपका चैप्टर आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें आप
पहला 2 लेक्चर में शायद मेरा सफोकेशन होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, क्योंकि आप नाम से पता लग रहा है आपको इन्वर्स है। यहाँ पे जो क्या सर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो इन्वर्स है वही यहाँ पे इन्वर्स है। हाँ, ये दोनों इन्वर्स का मतलब एक ही है। अगर ये समझ गए कि ये तो चुटकियों का खेल में निपटा दोगे, समझ में आ रहा है। बट हैवी कंसेप्चुअल चैप्टर पूरा 12 का अगर बात करो तो इसमें जितना कंसेप्ट है शायद ही किसी चैप्टर में है। ठीक है, और अगर आप उन लोगों की तरह रटते जाओगे सारे डोमेन, रेंज, फार्मूला, ग्राफ्स वगैरह, तब तो आपका हलाल पक्का है। बोर्ड्स में तो नहीं होगा बट आईटीजे के हिस्से में तो हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट अपन बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, देखो कहने मतलब क्या है कि एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ये आपको ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? आपको इतना सा चीजें ढूंढना है कि सर एक फंक्शन है और उस फंक्शन का इनवर्स आपको निकालना है। क्या निकालना है? इनवर्स आपको निकालना है। समझ में आ रहा है ना? हर फंक्शन का क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा सर? इनवर्स निकालने के लिए उसका जैसे लिमिट नहीं निकाल दो आप, है ना, लिमिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। समझ में आया ना? तो अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो उस इनवर्स जो भी इनवर्स निकालेंगे वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। और वो इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए फंक्शन का इनवर्स पहले एग्जिस्ट तो करना होगा ना। जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसका लिमिटिंग वैल्यू कभी आता ही नहीं आ रहा है। तो जिस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसी फंक्शन का हम इनवर्स को स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले सर ये बताओ कि आपका जो फंक्शन है वो कब एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, यानी कि कब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले अपने को ध्यान कहां पे देना है कि फंक्शन अगर कोई भी आपको दिया गया है तो उस फंक्शन का इनवर्स किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा वो बताओ पहले। अगर इनवर्स एग्जिस्ट किया तभी जाकर के इनवर्स को स्टडी करने का मतलब निकलता है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो किस खुशी के लिए आप फंक्शन का इनवर्स को स्टडी करोगे? अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, वापस आप इनवर्स को स्टडी करने जा रहे हो तो वो तो फंक्शन बनेगा ही नहीं ना, वो तो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो फंक्शन ही नहीं होगा। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे बात को, ध्यान से थोड़ा 2 मिनट मेरे बात को सुनो अच्छे से। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है f, जिसका डोमेन को मैंने खुद से सेट किया a और कोडोमेन को आपने सेट की b। ठीक है, मिल बांट के एक फंक्शन को बनाया हमने a से लेकर के कहां तक? b तक। ठीक बात है? तो a से b तक कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है f। ठीक है, अभी हमें ये सोचना है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स नाम से पता चल जाता है, इनवर्स नाम से पता चलता है कि होगा क्या। देखो इनवर्स का गले मतलब रेसिप्रोकल नहीं है। कई बच्चे ये गलत समझ जाते हैं कि सर x का इनवर्स 1/x है। हाँ हो जाता है, बट वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ले लेंगे x स्क्वायर का इनवर्स 1/x² होगा, है ना। इनवर्स का मतलब ये नहीं है कि रेसिप्रोकल है। ठीक है, इनवर्स डिफरेंट है। इनवर्स फंक्शन क्या है? इनवर्स फंक्शन, अगर मैं f का इनवर्स फंक्शन का बात करूं तो f का इनवर्स फंक्शन वही होगा जिसका डोमेन जो है वो f का कोडोमेन हो जाएगा। यानी कि f का उल्टा फंक्शन आप सोचते हो, है ना। डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाता है। समझ आ रहा है ना? f का इनवर्स फंक्शन का बात अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पे तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा f इनवर्स से। इसे रिप्रेजेंट करूंगा f इनवर्स से, और उस f इनवर्स का जो डोमेन हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका b, और उसी f इनवर्स का जो कोडोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका a। यानी कि डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाता है जब हम फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं। यानी कि एक फंक्शन का डोमेन अगर कुछ है तो वो उसका इनवर्स का कोडोमेन बन जाएगा, और एक फंक्शन का कोडोमेन अगर b है तो वो उसका इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा। बट आपने तो सर यहाँ पे ये नहीं बोले कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, तो वो बताओ। तो चलो देखते हैं एक आध एग्जांपल के साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा सेट है जो मैंने बनाया और इसमें अपन ने 5 एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, ये हमारा एक सेट बी है जो आपने बनाया और उसमें आपने कितने एलिमेंट डाल रखे हो? 4 एलिमेंट डाल रखे हो। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे कि फंक्शन को अगर आप ये सोचते हो कि फंक्शन को देखो फंक्शन का इनवर्स आपको एग्जिस्ट कराना है, समझ में आ रहा है ना। तो मैं जो आपको कंडीशन बता रहा हूं उस चीज पे आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सुनो ध्यान से उस बात को कि फॉर fx टू बी इन्वर्टेबल, फॉर fx टू बी इन्वर्टेबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, इट मस्ट बी
बाइसेक्टिव। समझ में आया कि एफ एक्स का इनवर्स हम तभी स्टडी कर सकते हैं अगर वो फंक्शन खुद क्या हो गया, बाइसेक्टिव फंक्शन हो गया। समझ आ रहा है मेरी बात? एफ एक्स अगर 1 1 on 2 हो गया तभी जाकर के उसका इनवर्स आप स्टडी कर सकते हो। अगर एफ एक्स 1 1 on 2 नहीं है तब आप उस फंक्शन का क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स नहीं स्टडी कर सकते हो। कहने मतलब कि उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, निकाल ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? बोले सर क्यों बोल रहे हो ऐसे, क्यों बोल रहे हो, जरा समझा दो। आपने बोले कि इनवर्स फंक्शन का मतलब कि डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएगा। हमने मान लिया, भरोसा करके मैंने मान लिया कि चलो आप सही बोल रहे हो, ठीक है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि बाइसेक्टिव का चक्कर क्या है, क्यों बोल रहे हो ऐसे, जरा समझा के दो। मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लेते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है, ध्यान से समझ लो, मान लेते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, चलो तो कहानी का मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं आपको, इधर 6 है इधर 5 है, आप कुछ भी ले लो, है ना, आप कुछ भी ले लो, वो आपका मर्जी है। मैंने 6 5 लिया, आप कुछ भी ले लो। अगर मैं इस फंक्शन के बारे में आपको पूछूं तो आप बोलोगे कि सर ये फंक्शन तो मैनी टू 1 है। समझ में आ रहा है? ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मैनी टू 1 है क्योंकि 2 से 1 आउटपुट आपको दिख रहा है, ठीक है। क्या अगर मैं पूछता हूं आपको क्या ये ऑन टू है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ये ऑन टू है। समझ में आ रहा है मेरी बात, है ना? आप बोलोगे कि ये ऑन टू है और ये मैनी टू 1 है। मैं बोलूंगा अच्छा, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये बाइसेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं बोलूंगा अच्छा इसका इनवर्स घुमाओ, तो इसका इनवर्स स्टडी करने का कोशिश करो। आप बोलोगे अच्छा सर इसका इनवर्स निकालना चाहते हो, तो आपको तो पहले से ही पता है कि डोमेन को डोमेन शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा आपका 5 एलिमेंट, समझ में आ रहा है, और इधर आ जाएगा आपका 6 एलिमेंट, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको जस्ट उल्टा करने की कोशिश करूं तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकलेगा शायद। समझ में आ रहा है ना? 4 के 4 रिलेशन और इधर 1 से 2, देखो इसको एग्जैक्टली उल्टा कर दिया, ये बी हो गया आपका और ये आपका ए हो गया, ठीक है। तब आप बोलोगे कि सर इस फंक्शन का अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो हमें दिख रहा है कि 1 से 2 दिख रहा है, मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता है सर। पकड़ में आ गया होगा आपको, ये तो फंक्शन ही नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर ये मैनी 1 हो जाता है, अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन मैनी टू 1 हो जाता है, तब जब आप इसको घुमाओगे तब 1 टू मैनी हो जाएगा ना। और 1 टू मैनी का मतलब ही क्या है कि वो फंक्शन ही नहीं बनेगा। मतलब मैनी 1 फंक्शन का जब इनवर्स बनाएंगे तब तो वो फंक्शन का डेफिनेशन वायलेट कर देगा। इसीलिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 to 1 होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं यहाँ पे फंक्शन को ऑन टू ले लेता हूं, क्या लेता हूं, ऑन टू ले लेता हूं, यानी कि मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ दिया, खाली रख दिया, उसको अगर मैं घुमाता हूं, जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 4 5 है ना, 1 2 3 और इधर 4, एक देखो यहाँ पे खाली है। तब इसको जब घुमाओगे तो आप सोचने की कोशिश करो कि डोमेन में रिलेशन तो सारे के सारे सेम रहेगा, बट डोमेन में एक एलिमेंट जो है वो क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। डोमेन में जो एक एलिमेंट है वो क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। अगर डोमेन का एक एलिमेंट एम्प्टी रह गया तो भी आपका फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, वैलिड ही नहीं होगा, फंक्शन का डेफिनेशन जो है वो वैलिड होगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कहने मतलब है कि अगर फंक्शन मैनी टू 1 है तब जब उसका इनवर्स स्टडी करने जाएंगे तो क्या होगा, वो फंक्शन का डेफिनेशन वायलेट कर रहा है। और अगर वो इनटू होता है तब भी जब इनवर्स स्टडी करने जा रहे हैं तो भी डोमेन में एलिमेंट बचा रहता है जिसका कोई इमेज ही नहीं मिलता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेफिनेशन को वायलेट करेगा। इसीलिए मैनी टू 1 और इनटू अगर हो जाता है तो फंक्शन दोनों में से दोनों या फिर कोई भी एक अगर हो जाता है तो फंक्शन पूरा बर्बाद हो जाता है, उसका इनवर्स जो है वो स्टडी करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक फंक्शन का इनवर्स तभी स्टडी कर सकते हो जब वो फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइसेक्टिव होगा, यानी कि 1 1 एंड ऑन टू होगा। समझ आता है मेरी बात? क्लियर है? एक फंक्शन का इनवर्स अपन तभी स्टडी कर सकते हैं जब वो फंक्शन बाइसेक्टिव होगा। एक फंक्शन का इनवर्स आप तभी स्टडी कर सकते हो जब वो फंक्शन बाइसेक्टिव होगा। दिमाग में फिट कर दो ये बात, समझ में आ रहा है? और इनवर्स का मतलब क्या है कि डोमेन जो है वो कोडोमेन बनेगा, कोडोमेन जो है वो डोमेन बनने वाला है, ठीक है। एफ एक्स का अगर मैं एफ इनवर्स एक्स, एफ एक्स जो फंक्शन है वो ए से बी पे डिफाइंड है, अगर मैं एफ इनवर्स एक्स का बात करूं तो वो बी से ए पे डिफाइंड होगा। अगर ये ए से बी पे डिफाइंड है तो एफ इनवर्स एक्स बी से ए पे डिफाइंड होगा, प्रोवाइडेड एफ एक्स मस्ट बी बाइसेक्टिव, तभी एफ इनवर्स एक्स का सिग्निफिकेंस बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं तो एफ इनवर्स एक्स एक फंक्शन ही नहीं होगा। समझ सकते हो? अभी भी एग्जांपल दिया, क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इनवर्स का क्या हो गया, बेसिक डेफिनेशन इनवर्स का ये हो गया
कि सर एक फंक्शन का इनवर्स का अगर मैं बात करूं तो ये अगर उसी फंक्शन का इनवर्स होगा जो फंक्शन अपने आप में एक बाइसेक्टिव फंक्शन है, समझ में आया, और उसका इनवर्स जो बनेगा वो इनवर्स फंक्शन जो निकलेगा ना नया वो भी बाइसेक्टिव होगा, यानी कि इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्टिव फंक्शन मस्ट बी बाइसेक्टिव। प्रॉपर्टी में अभी अभी हम प्रूफ करेंगे, समझ आ रहा है मेरे पास। इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्टिव फंक्शन मस्ट बी बाइसेक्टिव, वो तो आगे की कहानी हो गया, समझ में आ रहा है ना। अभी तक की कहानी का अगर बात करूं तो एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो बाइसेक्टिव होगा, और जो उस फंक्शन का इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टिव तो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, उसका डोमेन और कोडोमेन इंटरचेंज हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। जो ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाएगा, और जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन बन जाएगा। क्लियर है। अभी इनवर्स फंक्शन निकालेंगे कैसे, उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, है ना, उसका एप्लीकेशन कहां पे है, हम सारी चीज एक एक करके देखते हैं। ठीक है, दुनिया के सारे बाइसेक्टिव फंक्शंस के इनवर्स फंक्शन को आप स्टडी कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। और किस प्रकार से स्टडी करेंगे वही आज के लेक्चर के और हमें सीखना है। ठीक है, तो आप शीट निकालिए एक बार, ठीक है, और सामने रखिए और देखते जाइए मेरे साथ साथ। ठीक है, शीट का पेज नंबर 10। सबसे पहले इफ fx इज बाइसेक्टिव फंक्शन सच दैट f colon a to b y is equal to fx, then there exists a unique function। यूनिक फंक्शन इनवर्स हमेशा यूनिक होता है, यानी कि f का इनवर्स एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है, तीन नहीं हो सकता है, एक फंक्शन का इनवर्स अकेला खुद होगा। प्रूफ भी करेंगे इसको। यूनिक फंक्शन g colon b to a such that x is equal to zy, such that x is equal to zy, then g is called inverse of f, then g is called inverse of f and denoted by f inverse x, then g is called inverse of f and denoted by f inverse f, f इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखो इस चीज को उल्टा कर दे, अरे यार यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया यार, सेकंड वाले डायग्राम में a to b लिखा हुआ है वो b to a होगा, समझ में आ रहा है ना, करेक्शन कर लीजिएगा सर मिस्टेक से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि y इक्वल टू fx इम्प्लाई एंड इम्प्लाइड क्या, x इक्वल टू f इनवर्स y। ठीक है ना, दोनों तरफ से ये ट्रू है। अगर y बराबर fx होता है तो आप x बराबर f इनवर्स y लिख सकते हो, अगर x बराबर f इनवर्स y लिखा गया है तो आप यहाँ से y इक्वल टू f ऑफ x लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, प्रोवाइडेड द फंक्शन fx मस्ट बी इन्वर्टेबल। और इन्वर्टेबल का मतलब ही होता है बाइसेक्टिव, याद रखिएगा। इन्वर्टेबल एक फंक्शन तभी होता है जब वो 1 1 on 2 होता है, यानी कि बाइसेक्टिव कहलाता है, समझ में आया ना। बाइसेक्टिव का ही नाम है इन्वर्टेबल, और उसी का एक आध नाम आप और आपको शीट में क्वेश्चन वगैरह में कहीं पे मिला होगा, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब बाइसेक्टिव ही होता है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी को और बढ़ते, और पहला प्रॉपर्टी आप देख सकते हो क्या लिखा गया है भाई, द इनवर्स ऑफ बाइसेक्टिव फंक्शन इज यूनिक एंड बाइसेक्टिव। समझ आ रहा है, एक इनवर्स एक फंक्शन का जो इनवर्स है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन का जो इनवर्स होगा यानी कि f इनवर्स x वो हमेशा यूनिक होगा और बाइसेक्टिव होगा। जो fx है वो बाइसेक्टिव तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर बाइसेक्टिव नहीं होगा तो इनवर्स का सवाल ही नहीं आता है। समझ में आया, ये पूरा कहानी हम बाइसेक्टिव फंक्शंस के लिए पढ़ रहे हैं, इतना दिमाग फिट कर लो। बाइसेक्टिव तो होगा ही होगा, और अगर वो बाइसेक्टिव नहीं होता है, सॉरी, और बाइसेक्टिव अगर है तो f इनवर्स x जो है वो भी बाइसेक्टिव होगा, और उसका इनवर्स जो होगा वो भी यूनिक होगा, यानी कि एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे चीज जब भी आपको प्रूफ करना है ना, पूरा गणित में किसी भी वक्त आपको, पूरा जिंदगी में मैं आज ये चीज दिमाग फिट करा रहा हूं, कभी भी किसी चीज को अगर यूनिक चीज को प्रूफ करना है ना, कि एक चीज का यूनिक इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी चीज अगर यूनिक वाला कुछ भी अगर प्रूफ करना है तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, कंट्राडिक्शन मेथड यूज करोगे। समझ आ रहा है ना, यानी कि जबरदस्ती आप मान लोगे कि हम मान लेते हैं कि उस फंक्शन का एक नहीं दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फिर अपना ज्ञान जो है वो बांटते जाएंगे सवाल के ऊपर, समझ में आ रहा है ना, पूरा सॉल्व करते जाएंगे, और अंत में जाकर के हमें ये मिल जाएगा कि वो दोनों जो आपने इनवर्स मान के रखे थे वो वाकई दो अलग अलग नहीं, दोनों इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर दो इक्वल आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि हमने जो पहले जिद दिखाए थे कि दो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, वो अभी आकर के हम अपन ने हार मान ली और दोनों के दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो फंक्शन का इनवर्स जो है वो भी यूनिक हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट मिल करके जो प्रूफ्स है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लेट f colon a to b be a function, वो तो बोला है आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन तो मानोगे नहीं तो प्रूफ कैसे करोगे। लेट f colon a to b be a function, stop, if possible let
G colon B to A and H colon B to A B2 इनवर्स। B2A क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बोला कि इनवर्स मतलब ही डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज होगा ऑफ F। We have to prove that G is equal to H। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। In order to prove that, it is sufficient to show that G of Y is equal to H of Y for all Y belongs to B। क्यों Y belongs to B लिख रहा है? Because G और H जो है उनका जो डोमेन है वो कौन है? B है। समझ में आ रहा है ना? और इनपुट जो पिक करते हैं वो कहां से पिक करते हैं? हमेशा डोमेन से पिक किया जाता है। तो देखो G और H का डोमेन B है, इसीलिए फॉर ऑल Y belongs to B लिखा है। बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ आपका प्रूफ। देखो मतलब प्रूफ तो ऊपर से स्टार्ट हुआ, अभी आपका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर स्टार्ट हुआ। देखो आपने सबसे पहले ये एक्सप्लेन मान लिए कि लेट जी वाई इज इक्वल टू x1 एंड एच वाई इक्वल टू x2। समझ आ रहा है? जी वाई को आपने x1 माने और एच वाई को x2 माने। समझ आ रहा है मेरी बात? देन जी वाई इक्वल टू x1 इंप्लाइज fx1 इक्वल टू y। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, अच्छे से। थोड़ी देर पहले आपको ये चीज लिखने को मिला था कि y is equal to fx implied and implied x is equal to f inverse of y। क्लियर है बात? ठीक है, ये चीज आपको समझ आता है। तो अगर मैं लिखता हूं कि gy is equal to x1, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? gy is equal to x1 जहां पे g f का इनवर्स है, तो मैं ये बिल्कुल लिख सकता हूं ना कि fx1 जो होगा वो y के इक्वल होगा। बिल्कुल लिख सकता हूं मैं, fx1 y के इक्वल होगा। क्यों नहीं लिख सकता? G इनवर्स x1 इक्वल टू y हो जाएगा और G इनवर्स x1 का मतलब ही क्या है? fx1। बिकॉज G इनवर्स किसका इनवर्स है? f का इनवर्स है ना। तो G इनवर्स इक्वल टू f लिखो या फिर f इनवर्स इक्वल टू G लिखो, कहानी बराबर है। समझ में आता है? तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ब्रैकेट में लिखा भी क्या है? देखो, सिंस G इज इनवर्स ऑफ f एंड सेकंड लाइन में आप क्या लिख सकते हो? एंड hy इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज fx2 इक्वल टू y। तो यहां से आपको fx1 इक्वल टू y मिल गया और fx2 इक्वल टू y मिल गया। fx2 इक्वल टू y क्यों? क्योंकि h भी f का इनवर्स हमने पहले मान के रखा है। हम मान के आए थे ना कि दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो बाद में इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल जाता है कि fx1 और fx2 इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है? बट यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी जब फंक्शन बाइसेक्टिव होगा। आपको बोल के दिया स्टेटमेंट में, इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्टिव फंक्शन मस्ट बी यूनिक एंड बाइसेक्टिव। तो f तो बाइसेक्टिव हो गया क्योंकि आपका ओरिजिनल फंक्शन f ही था, और अगर f बाइसेक्टिव है तो f11 होगा, और अगर f11 है तो fx1 इक्वल टू fx2 से आप क्या लिख सकते हो? x1 इक्वल टू x2 डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे अगले लाइन पे लिखा है। सिंस f इज 11 ब्रैकेट में लिखा है, वो नीचे आना चाहिए यार, सॉरी गलत हो गया। ठीक है, वो आप नीचे कर देना जब भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो उस जगह से आप x1 और x2 का मतलब ही क्या है? gy इक्वल टू hy। समझ में आया ना? प्रूफ हो गया कि gy और hy जो है, जो आपने दो अलग अलग इनवर्स मान के रखे थे, वो वाकई क्या है? सेम है। और अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब क्या निकलता है कि फंक्शन का यूनिक इनवर्स होगा। एक फंक्शन का कितना इनवर्स होगा? यूनिक इनवर्स होगा। कभी भी दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आपको पार्ट 2 ध्यान से देखो। पार्ट टू में क्या दिख रहा है आपको? इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो ए बाइसेक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्शन फंक्शन, अरे बाइसेक्टिव फंक्शन इज आल्सो ए बाइसेक्टिव होगा। थोड़ा इधर उधर हो जाता है, उसको सही कर लीजिएगा। इतना समझ आपके अंदर एक कंसेप्चुअल कोई मिस्टेक है तो आप जरूर बता के देंगे, या फिर आपको अगर पकड़ आता है तो शेयर कीजिएगा मुझसे, देख लेंगे। देखो पार्ट 2 जो है इसका, पार्ट 2 में अपन क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि इनवर्स जो होगा वो बाइसेक्टिव। पार्ट 1 में ये प्रूफ किए थे कि इनवर्स जो है वो यूनिक है, और पार्ट 2 में ये प्रूफ कर रहे हैं। ये क्वेश्चन अलग अलग करके भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसे जरूरी नहीं कि इतना बड़ा प्रूफ देगा। मैंने तो दोनों एक साथ में दे दिया, बट आपका एग्जाम में दोनों अलग अलग आएगा। जो आएगा वही करोगे, अगर दोनों आता है तो दोनों करोगे काम खत्म। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको बोला गया है कि इनवर्स ऑफ ए बाइसेक्टिव फंक्शन इज बाइसेक्टिव, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपको इनवर्स बाइसेक्टिव प्रूफ करना है। इनवर्स को मान लो आप gx, ठीक है, और gx को आपको बाइसेक्टिव प्रूफ करना है, यानी कि 1 1 और ऑन टू दिखाना है। तो सबसे पहले आप इंजेक्टिविटी वाला पार्ट 1 1 करोगे, और फिर आपको सर्जेक्टिविटी वाला पार्ट करना है, यानी कि ऑन टू दिखाना है। तो देखो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा? लेट f colon a to b be a bisection and let g colon b to a be its inverse. We have to show that g is a bisection. तो इंजेक्टिविटी पार्ट अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या करूंगा? कोई भी डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट पिक करूंगा, है ना, और ये कंसीडर कर लूंगा कि gy1 इक्वल टू gy2, और प्रूफ करूंगा y1 इक्वल टू y2। अगर हो गया तो बाइसेक्टिव है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो आप y1, y2 बिलोंग्स टू b लिख रहे हो। क्यों b लिख रहे हो? मैंने पहले भी आपको बताया क्यों लिख रहे हो।
बिकॉज बी इज द डोमेन ऑफ द इनवर्स, है ना। इनवर्स फंक्शन जो है उसका डोमेन क्या होगा, एफ का कोडोमेन होगा ना, यानी कि बी होगा। सच दैट gy1 इक्वल टू x1 एंड gy2 इक्वल टू x2। समझ में आया ना। g जो फंक्शन है वो f का इनवर्स है, और वो कहां से कहां तक है, b से a तक है। f कहां से कहां तक है, a से b तक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। तो g फंक्शन जो है y1 और y2 मैंने डोमेन से 1 फंक्शन प्रूफ करने का तरीका तो वही था ना, डोमेन से कोई भी दो एलिमेंट पिक करो सच दैट g ऑफ y1 इज इक्वल टू g ऑफ y2, ये लिखोगे। समझ में आया। बट यहां पे आप क्या बोल सकते हो कि g ऑफ y1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, x1 होगा, और x1 कहां का एलिमेंट होगा, a सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि इनपुट अगर डालोगे फंक्शन में तो आउटपुट तो देगा ना। ये तो फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है। यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन, कॉम्पोजिशन, इनवर्स कुछ भी लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे तो बेसिक डेफिनेशन है कि भाई एक फंक्शन है f a से b तक डिफाइंड हो रहा है, x उसका x a सेट से कोई भी इनपुट लेकर के अगर अंदर डालते हैं तो आउटपुट मिलेगा y। ये तो सिंपल लॉजिक है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा गया है कि सच दैट gy1 इक्वल टू x1 और gy2 इक्वल टू x2। अगर gy1 x1 है तो थोड़ी देर पहले जो हमने यूज किया, अगर gy1 x1 है क्या होगा, fx1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा ना। क्यों, बिकॉज f इज द इनवर्स ऑफ g, और बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स हम वो लाइन लिख पा रहे हैं जो हमने इंप्लाई देकर के लिखा ना। देयरफॉर देखो gy1 इक्वल टू x1 इंप्लाई fx1 इक्वल टू y1। ये क्यों लिख पाए, बिकॉज f इज द इनवर्स ऑफ g, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी कैन राइट दैट एंड g ऑफ y1 बराबर x2 इंप्लाई f ऑफ x2 इक्वल टू y2। फिर आप क्या करोगे, gy1 और gy2 को इक्वल मान दोगे। क्यों, क्योंकि आपको 1 फंक्शन प्रूफ करने का तरीका यही पता है। इंप्लाई x1 इक्वल टू x2 बिकॉज gy1 का वैल्यू x1 है, gy2 का वैल्यू x2 है। इंप्लाई fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाई y1 इक्वल टू y2। काम खत्म। समझ आ रहा है मेरी बात। तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि gy1 इक्वल टू gy2 क्या इंप्लाई कर रहा है, y1 इक्वल टू y2, मतलब g एक 1 फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं ऑन टू वाले पार्ट की ओर बढ़ता हूं तो आप देख सकते हो यहां पे क्या आ रहा है, g in order to prove that g is a surjection we have to show that for every element in a has its pre-image in b under function g। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि g कोलोन b टू a जो फंक्शन है वो ऑन टू है। अगर g एक ऑन टू फंक्शन है तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a देयर एग्जिस्ट a pre-image in the domain B such that G of any element which belongs to that B is equal to an element which belongs to that set E। ठीक है। तो आप यहां पे क्या प्रूफ करोगे, देखो we have to show that every element of B has its pre-image in B under function G। तो उसको प्रूफ करने के लिए आप कोडोमेन से सबसे पहले कोई एलिमेंट पिक करोगे। कोडोमेन कौन है, A है, तो आप लिखे let X be any arbitrary element of A, then x belongs to a implies क्या लिखा है, देखो there exists y belongs to b such that fx equal to y। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि fx जो डिफाइंड है वो कहां से कहां पे है, a से b पे है ना। तो अगर मैं बात करूं कि x belongs to a, मतलब g के ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए आप कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट पिक करो। अभी x जैसे आपने एज्यूम किए तो x को याद आ गया, अपना घर का याद आ गया f का, कि मैं तो एक f का डोमेन का एलिमेंट हूं, तो मैं जब भी f के अंदर बैठूंगा तो मेरे कोरस्पॉन्डिंग कोई y भी मिलेगा जो कि b का कोई एलिमेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या लिखा हमने, there exists y belongs to b such that fx equal to y since f is a function from a to b। समझ में आता है। imply there exists, इसका मतलब ही क्या हो गया, देखो imply there exists y belongs to b, imply there exists y belongs to b such that gy equal to x because g is the inverse of f। वही इनवर्स का डेफिनेशन से हमने ये चीज लिखा है, fx अगर y है तो g ऑफ y को अपन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, बिकॉज g f का इनवर्स है। उसका मतलब ही क्या प्रूफ हो गया, thus for each x belongs to a there exists y belongs to b such that gy equal to x, और वही हो गया g का ऑन टू का पहचान। समझ में आया ना। g को ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना सफिशिएंट था, x बिलोंग्स टू a के लिए b पे भी कुछ ऐसा, यहां से आपने क्या लिखे, gy is equal to x लिखे ना, तो x belongs to a के लिए आपको y कुछ मिल गया b पे such that the g of y is equal to x which proves the function g is an onto function। ठीक है। और उसी के साथ साथ ये प्रूफ हो गया कि g जो फंक्शन है जो कि हकीकत में f का ही इनवर्स है, वो 1 1 भी है और onto भी है, यानी कि वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।
तो उसके बाद चलते हैं अपना अगला प्रॉपर्टी के ओर, यानी कि प्रॉपर्टी नंबर 2। इफ f is a bisection and g is the inverse of f, then fog equal to ib and gof equal to ia। ठीक है, कहानी सारे के सारे सेम है, मैं हर एक चीज को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, शेड वगैरह अगर होता आपके पास, मेरे पास भी आज सामने होते तो ठीक था, एक आध बात था। अभी आप देखोगे, देख के सारी चीज समझ जाओगे, इसमें कुछ भी खेल नहीं है ज्यादा। ठीक है, बट जहां कंसेप्ट है उस जगह पे बता के जरूर दूंगा। अभी वीडियो का बात कर रहा हूँ, है ना। बाकी आप खैर आप पूछोगे, जो भी पूछोगे वही आपको बताया जाएगा, बट अभी का अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो कंसेप्ट है उसी को पॉइंट आउट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप पकड़ लीजिएगा उन सारी चीजों को। अगर डाउट है, एक भी लाइन पे, एक भी वर्ड पे डाउट है तो साथों साथ फोन, एक ही सलाह है, साथों साथ फोन कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, हाँ, तो ये थ्योरम देख करके ना, ये प्रॉपर्टी देख करके आप पहचान जाएंगे सर कंपोजिशन में कल जो आपने ये पढ़ा देखा थ्योरम की FOGI, है ना, उसका मतलब क्या है। कि उसका मतलब हम समझ गए कि फॉग अगर किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन जो है ना, अगर किसी भी फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, मतलब एक दूसरे का इनवर्स बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही सोचे आपने। ठीक है ना, अगर किसी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ रहा है, साथों साथ दोनों बाइजेक्टिव भी होना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका कि एक फंक्शन जो यहां पे होगा वो दूसरे का इनवर्स कहलाएगा। समझ आता है मेरे पास? तो इसका प्रूफ आप देख लीजिएगा, एकदम इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन भी काफी ज्यादा है। ठीक है, गॉस इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? गॉस इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एफ इनवर्स और जी इनवर्स। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है, एक आध बार ही शायद आया है और आ भी सकता है आगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट इनमें स्टार देके भी दिया है, देख सकते हो। उसका प्रूफ आप देख लीजिएगा। कंपोजिशन कैसे लिखते हैं, डोमेन कोडोमेन, कल सब कुछ आपको सिखाया गया है। आप प्रॉपर्ली ठंडे दिमाग से सुबह उठ करके इसको पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, एक झटके में आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है? सारे के सारे इनवर्स का डेफिनेशन और 1 1 और 2 का खेल है। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए। अगर समझ नहीं आता है मेरे को पूछिए, मैं साथों साथ आपको समझा के दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है, काम का चीज बता नहीं पाता हूँ, इसीलिए ये सब जो छोटे मोटे इजी पार्ट है वो स्किप करना पड़ता है। आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थियरी तो लिखा गया है ना, देखना है, अच्छे से समझना है, समझ के याद करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बिना समझे रटना नहीं है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रटना एंड याद करना, वो चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ वाला आपको दिख रहा होगा कि एफ और जी अगर दो फंक्शन अगर है और गॉफ और फॉग अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ जी का, एफ और जी दोनों बाइसेक्शन होगा और एक दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, अगर दो फंक्शन, मैं इसको क्लियर कर देता हूं अच्छे से, इसका जो एप्लीकेशन है वो क्लियर करता हूं, मतलब प्रॉपर्टी जो है उसको क्लियर करता हूं। अगर दो फंक्शन आपके पास है और दोनों के दोनों बाइसेक्टिव है, ठीक है, और एक दूसरे का इनवर्स अगर है, तो दोनों का कंपोजिशन लोगे तो आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा है? और ये भी बोल सकते हो, अगर दो फंक्शन आपके पास है इन सच ए वे दैट दोनों का कंपोजिशन जो है फॉग या फिर गॉफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो ये कंफर्म है कि दोनों के दोनों बाइसेक्टिव होगा और एक दूसरे का इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्स भी ट्रू है, जो कि आप इस थ्योरम से देख सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगला जो प्रॉपर्टी नंबर 5, उस चीज में आप देख सकते हो कि हर फंक्शन का जो इनवर्स है, इनवर्स का भी इनवर्स अगर आप लोगे तो वही फंक्शन वापस आ जाएगा, जो कि ऑब्वियस चीज है। समझ में आ रहा है ना? इनवर्स का भी इनवर्स करोगे तो वही फंक्शन आपको वापस मिलेगा। ठीक है, तो यहां से ये 5 थ्योरम, एक तो मैंने आपको एक एक लाइन बाय लाइन समझा दिया, बाकी ये सब थ्योरी वगैरह आप मोबाइल से देखने में मजा नहीं आ रहा है ना? क्लास में होता तो समझा देता सर, बट वो प्रॉब्लम नहीं, देखो भी समझाया नहीं समझाया, उतना आपके अंदर समझ है कि ये सब पढ़ के आप समझ सकते हो। क्योंकि कंसेप्ट जो है, जिस चीज के थ्रू आप ये सब सारे थ्योरम्स जो है इजी इजी चीज को समझ सकते हो, वो है आपका कंसेप्ट। वो कंसेप्ट मैंने आपके अंदर फीड कर दिया, तो अभी ये कंफर्म बात है कि ये सारी चीजें आप समझ सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपोजिशन का 7 थ्योरम है उधर, और इधर का आपको 5 थ्योरम मिल गया। तो ये 7 5 12 थ्योरम में अगर आपको दिक्कत आ रहा है कि सर कैसे उसको याद करें, कैसे उसको क्या समझे, थोड़ा ये यहाँ पे डिटेल में ये पॉइंट्स कैसे लिखे हो आप समझ नहीं आ रहा, सारे के सारे मैथमेटिकल लॉजिक को यूज करके लिखा गया है, जो 1 1 ऑन टू कंपोजिशन और इनवर्स, ये 4 कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इतना सा समझ अगर आपके अंदर है तो कोई भी थ्योरम को आप यहाँ पे पिक कर सकते हो। ठीक है, कोई भी थ्योरम आप अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हो। अगर दिक्कत है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को साथों साथ फोन करो, हम दोनों मिल करके आपका डाउट को क्लियर करके देंगे। तो बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, वीडियो में कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, हर चीज यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? पढ़ाया आपको हर एक चीज आ रहा है,
बट कुछ चीजें जो डिस्कस नहीं कर सकता हूं वो आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, और अगर जो डाउट है वो मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं तो चाहता ही हूं ना कि आप थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ने के बाद डाउट है तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपका तो चीज क्लियर होने से मतलब हुआ ना। अभी किस प्रकार से अभी वीडियो में समझाऊं या फिर आपको फोन पे समझा के तो बात बराबर है, समझ में आ रहा है ना। तो आप एक आध दो थ्योरम मैंने आपको समझा के दिया, अभी 6 थ्योरम अगर मोबाइल देख देख के बताना गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप उम्मीद मतलब कोशिश कीजिए कि इस चीज को थोड़ा सा सुधारने का, और जो आप थ्योरम देखते, मेरा ये विश्वास है कि अगर आप एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज 1 जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो कि ये थ्योरम्स तो आपके सामने कुछ भी नहीं है दोस्त, याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जिसमें प्रैक्टिस का जरूरत होता है तो वो आप कर लेंगे। और अगर कंसेप्चुअल कोई भी चीज समझने का दिल करे या फिर कुछ भी आपको तकलीफ हो, अगर पढ़ के समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई भी गड़बड़ होने वाला बात है ही नहीं। अगर पढ़ के एक झटके में समझ आता है तो खुश नसीब हो, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे को साथों साथ फोन कीजिए, मैं आपको समझा के देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करके ये चीज बोल रहा हूँ, छोड़ा नहीं जा रहा है कुछ भी, सारी चीज ए से जेड तक कंप्लीट हो रहा है। जितने भी चीज IIT एडवांस और बोर्ड्स के लिए जरूरी है, एक एक चीज उससे भी ऊपर जाकर के कंप्लीट किया जा रहा है। बट कुछ इस रेस्ट्रिक्शन से, जिसकी वजह से समय का रेस्ट्रिक्शन, इतना ज्यादा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर ये 6 थ्योरम अभी एक एक लाइन बताने गया तो आज का पूरा लेक्चर चला जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं करा पाऊंगा, जो सबसे काम का चीज है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा फोकस करना जरूरी है, क्योंकि उसी से कंसेप्ट बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको काम दिया जा रहा है कि ये बाकी 4-5 थ्योरम अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद जहां जहां पे आपका डाउट है आप मेरे साथ फोन पे डिस्कस करो, मेरे पास शीट है ऑलरेडी, मैं एक एक लाइन को आपको फोन पे समझा के दूंगा, ठीक है। अभी उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जो अगला पार्ट है उसके और बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला 5 थ्योरम, उसको थ्योरम को, प्रॉपर्टी को तो आपको याद रखना ही होगा फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, और बोर्ड में अगर जाओगे तो सारे प्रूफ्स भी आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो अगला पार्ट और लास्ट पेज जो है पेज नंबर 14, उसमें आप देख सकते हैं अभी उस जगह पे जितना भी मेन मुद्दे का कंसेप्ट है वो अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो लास्ट पेज में क्या लिखा गया है, ठीक है, अपन बात करते चलो। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है आपका, और सबसे काम का प्रॉपर्टी है, वो आपको ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन f(x) है, सेट A से सेट B में डिफाइंड है, कोई भी फंक्शन f इनवर्स x है जो कि B से A पे डिफाइंड हो रहा है, ठीक है। ये f(x) और ये f इनवर्स x जो है ना, वो y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेजेस होगा, ठीक है। क्यों होगा, जब आप इनवर्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा अभी 2 मिनट बाद, तो तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्यों ये हो रहा है ऐसे, ठीक है। बिकॉज f(x) का इनवर्स जब भी आप निकालते जा रहे हो तो उस जगह पे आप x और y जो है इंटरचेंज करके निकालते हो, यानी कि y = f(x) आपको दिया जाता है तो उस जगह से आप x एज ए फंक्शन ऑफ y एक्सप्रेस करते हो, और फिर आप x को लिख देते हो f इनवर्स y, और f इनवर्स y = फंक्शन ऑफ y है तो f इनवर्स x जो होगा, बस y को x की जगह पे इंटरचेंज कर दो तो आ जाएगा। y और x इंटरचेंज हो रहा है, इसीलिए वो जो नेचर है वो y = x लाइन के अबाउट क्या हो रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज हो रहा है, ठीक है। आप अच्छे से देख सकते हो, मैंने आपको क्लास 11th में भी ये चीज फंक्शन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि e⁻x और log x जो है वो एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन होता है। इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, इसीलिए ये दोनों का ग्राफ मिरर इमेजेस होता है। देखो आप ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कुछ इस प्रकार के होता है, टच भी नहीं करता है, और लॉगरिथम का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, प्रोवाइडेड जो बेस है वो यहाँ पे ग्रेटर देन e है, बेस जो है वो क्या है, e है, समझ में आया ना। तो ln(x) नेचुरल लॉगरिथम का ग्राफ और e⁻x का ग्राफ जो है वो y = x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है, समझ में आया। आप बोलोगे सर बेस अगर लेस देन हो जाता है, यानी कि अगर यहाँ पे 1/e हो जाता है और यहाँ पे भी अगर 1/e हो जाता है तो कुछ ही नहीं होगा। बेस अगर लेस देन 1 हो गया तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या हो जाएगा, दूसरे पैर से बनाते, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ क्या हो जाएगा, आप अच्छे से समझते हो, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और लॉगरिथम का ग्राफ क्या हो जाता है तब, इस प्रकार से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ना, अगर मैं इसको मिरर की तरह ट्रीट करता हूं तो ध्यान से देखो कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट का ये देखो मिरर इमेज आ गया, ये वाला पार्ट, समझ में आया, और ये जो पार्ट है ऐसे जा रहा है उसका मिरर इमेज आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है ना, तब भी ये चीज ट्रू ही रहेगा, यानी कि f(x) जो है और f इनवर्स x जो है वो y = x लाइन के अबाउट एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज होता है,
समझ आ रहा है मेरी बात? ये बहुत काम का प्रॉपर्टी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? समझ में आया? और इसी के साथ साथ ना एक और चीज बोला जाता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी के साथ साथ एक और चीज बोला जाता है, बहुत सारे बुक्स में लिख देता है, बट उसके पीछे का कहानी पता नहीं होता है। बहुत सारे अच्छे बच्चों को मैंने देखा कि इस चीज को रट लेता है, याद रख लेता है, और साथों साथ वो सवाल को गलत भी करके आते हैं। इसके पीछे का रीजन में वो ढूंढते नहीं है ना, इसीलिए वो गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है? आप किसी भी अच्छा बच्चे को पूछ के देखिएगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स अगर दिया गया है, जो कि काफी गंदा इक्वेशन आ रहा है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? वो बोलेगा कि फटाफट एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे दो तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमेशा नहीं होता है, देखो ये हमेशा नहीं होता है, इसका कुछ लिमिटेशंस है जो आप बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा बुक्स या फिर बहुत ही अच्छा बुक्स अगर सर्च करोगे तो ही आपको मिल सकता है, बाकी जो ऑर्डिनरी जेई का किताब मार्केट में बिकता है वो सब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? और अगर आप प्रॉपर्ली सोचने का तरीका ढूंढोगे तभी जाकर के ये सारे कहानी आपको पता चलेगा, ठीक है? तो आप ध्यान से अगर देखोगे कि कहानी क्या हो रहा है, जैसे मान लेता हूं मैं y इक्वल टू x9 ये है, समझ में आया ना? एक फंक्शन है ये, ठीक है? एक फंक्शन है ये, समझ में आया? तो उस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो ऑब्वियस चीज है, उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या होगा? ऐसे होगा ना उसका इनवर्स फंक्शन, क्लियर है ना? fx अगर कुछ इस प्रकार से है तो f इनवर्स x भी क्या होगा? ऐसे होगा, ठीक है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये अगर आपका fx है और ये अगर आपका f इनवर्स x है, अगर fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन का बात करूं तो सॉल्यूशन क्या आ रहा है? ये और ये मिल रहा है, वही तो मिल रहा है ना? अरे भाई ध्यान से देखना, यही तो दो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, ये अगर fx है, ये f इनवर्स x है, तो fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां पे तुम इंटरसेक्ट कर रहे हो वही तो होगा ना सॉल्यूशन, यानी कि कौन कौन सी चीज हो जाएगा सॉल्यूशन? ये और ये पॉइंट हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। क्लियर मेरे बात? समझ में आया ना? बट अगर आप ध्यान से देखो कि वही जो चीज है वो क्या है? fx और इक्वल टू x का भी सॉल्यूशन है, समझ में आया? वही जो चीज है वो किसका सॉल्यूशन है? fx इज इक्वल टू x लाइन, ये देखो ये लाइन, ये कर्व और इस लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो भी तो यही है ना, इसीलिए हम बोल देते हैं कि fx इक्वल टू f इनवर्स x जो है वो fx इक्वल टू x का ही सॉल्यूशन है। क्यों हम ऐसे बोलते हैं? क्योंकि मान लो fx जो है वो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसका इनवर्स जो है वो काफी गंदा है, तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि fx इज इक्वल टू, अगर वो गंदा फंक्शन दे दिया तो सॉल्व द इक्वेशन। समझ में आ रहा है? शीट में है अपन देखेंगे, समझ में आ रहा है? तो उस जगह पे जब आप सॉल्व करने जाते हो ना तो आपको काफी दिक्कत होता है, सॉल्व नहीं कर पाते। बट अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये इसका इनवर्स फंक्शन है और इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो इसके सॉल्यूशन का इक्वल है, तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है ना? तो fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन जो है वो fx इक्वल टू x लाइन का सॉल्यूशन के इक्वल हो जाता है। बट यहाँ पे कहानी में बहुत गड़बड़ है। बच्चे तो बस इतना सा फंडा याद कर लेते हैं, उसके आगे कहानी सोचते नहीं है, बट एडवांस तो आपको उसके आगे टेस्ट करेगा ना, जो बाजार की किताब में मिलता है वो थोड़ी ना पूछा जाएगा, आपको नहीं पूछा जाएगा। ध्यान से देखो, कहानी ये हो जाता है, कहने मतलब ये है कि fx इक्वल टू, कहने मतलब ये नहीं है, बुक्स ये बताता है, बट कहने मतलब ये नहीं, कहने मतलब ये है कि fx इक्वल टू x का हर एक सॉल्यूशन fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन होगा, ठीक है? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। fx इक्वल टू x का हर एक सॉल्यूशन fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो y इज इक्वल टू x यहां पे है, शीट में दिया मैंने वो एग्जांपल। अगर आपका f इनवर्स x इतना सा है, मान लो f इनवर्स x इतना सा है, इतना सा है बस, उसका डोमेन रेंज सब मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बस इतना सा हिस्सा है fx, तो f इनवर्स x कितना आएगा? इतना सा आएगा ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है? या फिर मान लो fx जो है वो मान लो आपका यहां से ऐसे है और यहां से ऐसे है, ठीक है? वो जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वो इस प्रकार के था, fx यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, ऐसे है, तो इसका जो इनवर्स है वो कुछ ऐसे आएगा और इसका जो इनवर्स है वो कुछ ऐसे जाएगा, तो fx इक्वल टू f इनवर्स x का सॉल्यूशन तो ये दोनों आया, ठीक है ना? बट वो तो fx इक्वल टू x का सॉल्यूशन है ही नहीं, fx तो x पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि डोमेन को डोमेन अगर रेस्ट्रिक्ट कर देता हूं तो ये फंस जाएगा ये कहानी। समझ आ रहा है? तो ये ट्रिक विक बोल करके इसको याद मत कीजिएगा, कंसेप्ट वाइज सारी चीज समझने की कोशिश कीजिए, सोचने का भी प्रयास कीजिए। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है? शीट में क्वेश्चन है, अपन अच्छे से आपको समझा करके देंगे, ठीक है? बाकी आपका जो इनवर्स फंक्शन का थ्योरी पार्ट है वो पूरा पूरा कंप्लीट हुआ है और अभी आगे हम उसका जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर प्रॉपर्ली फोकस करेंगे। समझ में आया? ठीक है? तो लास्ट में आपको शीट में एक एल्गोरिथम दिया गया है,
ठीक है ना। वो एल्गोरिथम क्या, बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आप इनवर्स को कैसे निकालोगे। आपको अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए बोला गया या फिर प्रूफ करने के लिए बोला गया या फिर चेक करने के लिए बोला गया, एग्जामिन करने के लिए, कुछ भी अगर बोला गया है, तो सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं वो आप शो करो। यानी कि आप सबसे पहले ये करोगे कि फंक्शन को बाइसेक्टिव प्रूफ करोगे अगर उसका इनवर्स निकालना है, अगर हो रहा है तो। अगर बाइसेक्टिव प्रूफ नहीं हो रहा है तो लिख दोगे कि fx इज नॉट इन्वर्टेबल एंड हेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ दैट fx। समझ में आ रहा है ना, बस कंक्लूजन खत्म। बट अगर वो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले उस फंक्शन को बाइसेक्टिव प्रूफ करना होगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे आप उसको बाइसेक्टिव प्रूफ करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं नंबर काटा जाएगा, अगर 4 नंबर आता है तो 2 नंबर बाइसेक्टिव प्रूफ में दिया जाता है। पहले उसको बाइसेक्टिव प्रूफ करोगे, बाइसेक्टिव प्रूफ करने के बाद उसका इनवर्स आप निकालोगे। और बाइसेक्टिव जैसे ही आप प्रूफ कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स निकालने का और एक ही लाइन आपको लिखना है, आधा काम आपने कर लिए। बिकॉज जो ऑन टू फंक्शन का प्रूफ होता है ना, उसी में आप इनडायरेक्टली इनवर्स निकाल देते हो। आप सोचो अच्छे से कि y बराबर fx मान के x इज इक्वल टू f इनवर्स y आप निकालते थे, तब आप बिना जान के करते थे, बट अभी आप सारे कहानी समझ जाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू fx मान के x एज ए फंक्शन ऑफ y जो एक्सप्रेस करते थे, वो क्या है, वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। समझ में आया ना, वो उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। बस एक लाइन लिखना होता है, बट इनवर्स जो निकलना होता है वो उसी जगह से निकल जाता है। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सारी थ्योरी बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मैं बहुत जल्दी में पढ़ा रहा हूँ बट अगर आपको कोई भी चीज में बिना छोड़े सारे चीज कंप्लीट करा रहा हूं, एक एक चीज जो हर पूरा दुनिया में पढ़ा जाता है उससे भी ज्यादा चीज कंप्लीट हो रहा है आपका। और अगर आपका डाउट कुछ भी है थियरी पार्ट में तो आप मेरे को तुरंत फोन कीजिए, मैं सारी चीज आपको क्लियर करके देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हेल्प मुझे आपको भी मुझे करना पड़ेगा इस प्रकार से। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि समय लिमिटेड हो जाता है वीडियो में। क्लास में 3 घंटा 4 घंटा, देखो हफ्ते में आज कितना है, आज 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर 8 घंटा हो जाएगा। बट अगर क्लास में होता है तो अपन 10-12 घंटा पढ़ ही लेते हैं हफ्ते में, 3 क्लास में मिला करके 10-12 घंटा पढ़ ही लेते हैं। समझ में आया ना, तो वो 3-4 घंटा आप समझ सकते हो कि इधर उधर हो जाता है। ठीक है, और पॉसिबल नहीं हो जाता। 8 वीडियो बना रहा हूँ एक हफ्ते में, और कैसे बनाओ बोलो। हर सारे क्लास का 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन सारी चीज देखना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस बात में, इसीलिए बोल रहा हूँ। बस इतना सा चीज आप मेरे को हेल्प कर दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्ली अपन इनवर्स का जो क्वेश्चन है उसी पे फोकस करते हैं और देखते हैं इनवर्स का क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाता है। तो आप निकालिए अपना एक्सरसाइज 3 और देखते रहिए इनवर्स का क्वेश्चन।